चाइना जाके उनका एजेंडा क्या होगा? खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है किन मौज़ूआत पे बात होगी? चीन और अमेरिका के बायलैटरल इश्यूज हैं, जी। इंटरनेशनल ट्रेड की बातें हैं, हुँ, टैरिफ का उनका एक मसला है, उस पर बात होगी। हुँ, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होगी। हुँ, और रीजन की ज़ाहिर बात होगी, जिस रीजन में चीन है, ताइवान हुँ। का आपने जिक्र किया, नॉर्थ कोरिया की बात होगी। पहले शायद अगर वो थोड़ा सा ईज़ हो मिडल चेक जाती थी चीज़ें। और कुछ थी, तो अब ये फील हो रहा है कि शायद अब ईरान ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो गया और ज़्यादा मजबूती अच्छा, से डटा हुआ है। तो ये असरात हो सकते हैं उस दौरे के जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने कुछ दिन चीन के पहले किया किया है। था, बीजिंग का। ये शायद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी एक्सपेक्टेड है दौरा चीन का। अगर ये मुआहदा नहीं हो रहा तो इसके मौशी असरात भी पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी उसके पड़ रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस हमने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शायद शहबाज शरीफ साहब ने कभी किया होगा, उसके बाद मरीम नवाज़ मत कर रही हैं नो और डाउट। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हुँ। तमाम एरियाज़ में काम कर रही हैं जिनमें हम कभी सोचते थे कि काम होना चाहिए। ये सेनेटर्स, तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और एमएनएज़ ये बात करते दिखाई देते हैं कि वो कमेटीज़ में वापस जाना चाहते हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई उनको कुछ और कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? बाकी कैबिनेट की तब्दीली भी मुमकिन है, पहले भी हुई है और होनी भी चाहिए वक्तन फ़वक्तन, अगर कोई मिनिस्टर परफॉर्म ना कर रहा हो। नहीं, सब बंदी भी हो सकती है। दूसरा, ये 28वीं तरमीम वाले मामले पे बात हो जी, सकती है। जी, मे बी जी। वो बैक एंड में चीज़ें चल रही बार्गेन हों, कर रहे तो हैं। हो सकता है पीपल्स पार्टी उन्हें अपने साथ मिलाना चाह रही जी, हो। जी, जी, ठीक है, जी। तो वो पॉलिटिकिंग तो हो रही है ना, तो इसमें अब देखेंगे 28वीं चीज़ें। तरमीम पास तो हो जाएगी खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। खुर्रम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ट्रंप ने चाइना जाना है, उनका दौरा चीन है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी और कुछ अहम और लोग भी जो हैं वो मई के आखिर में चाइना जा सकते हैं। वहाँ बड़ी सफारती बैठक होगी और क्या कुछ डिस्कस होगा, ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। फिर हमने देखा कि ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो चल रही है, जिस पे जो है ईरान ने अमेरिका को एक जो प्रपोज़ल था उसका जवाब दे दिया, लेकिन अमेरिका ने उसको डिनाई कर दिया है। अब ये जंग किस तरफ जाएगी? क्या ये जंग पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा था इसी तरह से कोशिशें करता रहेगा और जो है वो बिल आखिर ये जंग ख़त्म होगी, एक मुआहदा हो जाएगा? इस पे ज़रा बात करेंगे कि इम्कानात कितने हैं। इसी हवाले से साथ-साथ हम ये चीज़ें तो डिस्कस करते हैं, लेकिन मौशी लिहाज से कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं, पूरी दुनिया में अच्छी नहीं हैं और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है दिन ब दिन और कुछ खबरें इस तरह से भी आ रही हैं कि मज़ीद भी पेट्रोल इंक्रीज़ हो सकता है। इस पे ज़रा बात करेंगे कि इसके जो अगर पेट्रोल इंक्रीज़ होता है तो फिर आम आदमी के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं। और अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खबरें इस तरह से आ रही हैं कि उनका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें बहुत से सेनेटर्स और एमएनएज़ ने ये कहा कि वो कमेटीज़ में वापस जाना चाहते हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो उनको कुछ और डिक्टेट कर रहे हैं। वो क्या डिक्टेट कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो अब क्या क्या कुछ नया होने जा रहा है, इस पे ज़रा बात होगी। और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो आजकल बड़े अच्छे बच्चे तो बने हुए हैं, लेकिन केपी हुकूमत ने 12 सफ़ात पे मुश्तमिल इश्तहारात दिए हैं। ज़रा उस पे बात करेंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि केपी में कारकर्दगी उन्होंने क्या दिखाई है। लोग केपी में अगर हम हालात चेक करें तो वो बहुत ख़राब हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी के इश्तहारात दिए हैं, वो ज़रा उस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं बात करूँगी प्रोग्राम में कि कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद जो है वो बड़े पैमाने पे कैबिनेट में भी रद्द-ओ-बदल होने जा रही है। वो अब रद्द-ओ-बदल क्या होगी, ज़रा उस पे बात करेंगे। कौन से नए लोग जो हैं वो शामिल होंगे। और आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी अहम कार्रवाई की है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें कामयाबी भी मिली है। इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। इस पे ज़रा बात करेंगे कि ये सारा मामला क्या है। वेलकम टू द शो खुर्रम साहब। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, वो हम डेली बेसिस पे ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब वो दिन बहुत करीब हैं जब ट्रंप जो है वो चाइना जा रहे हैं और नई स्टेटमेंट्स वो डेली बेसिस पे देते हैं। अब चाइना जाके उनका एजेंडा क्या होगा? खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है किन मौज़ूआत पे बात होगी? डेफिनेटली अमेरिका और ईरान की जंग के ऊपर बात होगी, तेल के ऊपर बात होगी, ताइवान के ऊपर अहम गुफ्तगू हो सकती है। मज़ीद क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए, चीन और अमेरिका के बायलैटरल इश्यूज हैं, जी। इंटरनेशनल ट्रेड की बातें हुँ, हैं, टैरिफ का उनका एक मसला है, उस पर बात होगी। और हुँ, उसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होगी। हुँ, और रीजन की ज़ाहिर बात होगी, जिस रीजन में चीन है, ताइवान हुँ, का आपने जिक्र किया, नॉर्थ कोरिया की बात होगी। तो मल्टीपल इश्यूज हैं, वो ज़ाहिर है एक बड़ा वसी एजेंडा। जब चीनी और अमरीकी सदर दुनिया की दो बड़ी सुपर ताकतें बैठेंगी तो ज़ाहिर है बहुत वसी एजेंडा होगा। तो उसके साथ साथ ईरान पे भी डेफिनेटली बात होगी। हुँ, हुँ, तो हुँ, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब सदर ट्रंप जाएंगे बीजिंग, तो वो ईरान का मसला हल करते हुए जाएंगे, लेकिन अब लगता नहीं है कि वो हल करेंगे, क्योंकि कोई गुज़श्ता रात की जो डेवलपमेंट है जी। उन्हें पसंद नहीं आया ईरान का जो हुँ, ड्राफ्ट उन्होंने भेजा है। और उस पर ईरान ने भी बड़ा सख्त जवाब दिया कि हम यहाँ पर अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए, जी, हमने अपने बिल्कुल। अपना दिफा करना है। तो वो एक जो है
उसमें एक डेडलॉक सा है। हम्म। तो अब वो डेडलॉक सॉल्व भी हो सकता है, बिल्कुल जहाँ पे ट्रम्प इन्वॉल्व है तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हम वो हो सकता है शाम को उनकी स्टेटमेंट आ जाए कि नहीं मैंने ड्राफ्ट दोबारा पढ़ा है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर काम हो सकता है, तो मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद बात करने। अच्छा। तो वो जो है उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो लेकिन अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होता ये मसला तो फिर ज़ाहिर है मीटिंग काफ़ी इंटेंसिव होगी और काफ़ी सीरियस होगी। तो उसमें जो है वो ये भी ईरान वाला इशू भी होगा उस पर। आप जहन में रखें कि ईरान का जो मौक़िफ़ है वो वैसे तो शुरू से सख्त है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे चीन के बाद आई है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसा ईरान कुछ शराइत पर डट गया है। तो हाँ। पहले शायद अगर वो थोड़ा सा ईज हो मिडल जाती चेक थी चीज़ें। और कुछ थी, तो अब ये फील हो रहा है कि शायद अब ईरान ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो गया और ज़्यादा मजबूती अच्छा। से डटा हुआ है। तो ये असरात हो सकते हैं उस दौरे के जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने कुछ दिन चीन के पहले किया किया है। था बीजिंग का। और दूसरी बात ये कि अब वो चीन को ज़ामन बनाने की बातें कर रहे हैं अच्छा। कि चीन जो है वो ज़ामन बने इस डील में। तो ये ज़ाहिर है अगर ये ट्रम्प के जाने से बीजिंग पहुंचने से पहले ये मसला हल नहीं होता तो फिर इस पर भी बड़ी खुलकर बातचीत होगी। और हो सकता है चीनी और अमेरिकी सदर आपस में बैठकर ये मामला तय करें और उसके बाद कुछ मामला तय करने के बाद फिर ईरान को कम्युनिकेट ईद के किया बाद जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी एक्सपेक्टेड है दौरा चीन का। नहीं, ईद से पहले भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। और जहाँ तक शहबाज शरीफ का दौरा है वो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ईरान के मसले से लिंक्ड है। अच्छा। वो चीन में हो रहा है। एक तो एनिवर्सरी आ रही है चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात जी की, तो जी उस जी। तकरीबात में उन्हें शिरकत करनी है। दूसरा रीजन प्रेसिडेंट भी वहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल है वो इलाकाई ज़्यादा है और उसमें ईरान का स्पेसिफिक इतना वो नहीं है। ज़ाहिर डिस्कस तो होगा जब खत्ते के 3 बड़े ममालिक के जो है रहनुमा बैठेंगे तो डिस्कस डेफिनेटली होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर हम डायरेक्टली उसको ईरान से लिंक करें तो वो शायद मुनासिब नहीं है। हाँ, डिस्कस होगा और ये भी होगा कि जो चीन के सदर हैं वो अपने दूसरे जो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हैं और रूस के सदर हैं उनको सदर ट्रम्प के दौरे के बारे में ब्रीफिंग ज़रूर देंगे। ये बताएंगे कि ये डिस्कशन हुई है और ये हमने एग्री किया है, क्योंकि ये तीनों इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान चीन का बहुत बड़ा इत्तेहादी है और इसी तरह रूस और चीन का आपस में एक अलायंस है। तो वो उनको ब्रीफिंग ज़रूर देंगे, एतमाद में लेंगे कि ये बातें हमने तय की हैं और ये हमने डिस्कशन की है। और वैसे इलाकाई और आलमी सियासत पर भी बात होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो मुलाकात ईरान के मायदे से लिंक है या ईरान का मसला हल होने से लिंक है, तो मेरे ख्याल डायरेक्टली लिंक नहीं है। हाँ, अगर उस वक्त तक मायदा नहीं होता तो फिर ज़रूर इस तरह की भी बातचीत होगी, और अगर मायदा हो जाता है तो फिर उस मायदे के मुस्तकबिल में पड़ने वाले असरात पर ज़रूर बात होगी। पाकिस्तान तो स्टिल कोशिश कर रहा है अभी भी कि ये मुआहदा हो जाए खुर्रम साहब, लेकिन कुछ जगह आप देखें ना, अगर ये मुआहदा नहीं हो रहा तो इसके मौशी असरात भी पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी उसके पड़ रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस हमने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अलबत्ता हुकूमत ने उसके ऊपर आज ब्रीफिंग दी और कहा है कि हमने पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ाई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ कंट्रोल ना हुई, कुछ ख़बरें इस तरह से भी आ रही हैं कि पेट्रोल जो है वो 570 रुपये पे भी जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जा सकता है। और जिस तरीके से हमारी हुकूमत लेके जा रही है, अल्लाह ना करे लेकिन जा सकता है। तो जाना नहीं चाहिए, बहुत बुरा हो जाएगा। 570 रुपये अभी से जो है ना 414 रुपये में भी लोग वो इतने परेशान हैं। हम लोग जो है वो बड़ा बुरा हो रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एक कुलीग से बात कर रहा था जो पहले अपनी गाड़ी पे आते थे जी। और अभी कुछ दिनों से वो बस पे आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी इलेक्ट्रिक बस का भी कोई हाल नहीं है। बिल्कुल वो ऐसा बिल्कुल ही है। जैम पैक होती है, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है और बिल्कुल साथ साथ लोग जुड़े होते हैं। और इस गर्मी में, इस बस में, तो अब देखें ना, जो वाइट कॉलर किस्म के लोग जो अगर वो बसों पे आ रहे हैं, मजबूर हो गए हैं और उसमें भी वो नहीं है, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कुछ इस पर ख्याल करना चाहिए। टैक्सेस हमने पहले भी इस पर बात की थी। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था कोई किसी गवर्नमेंट का ही कोई स्टेटमेंट थी कि 117 रुपये के करीब टैक्सेस हैं पर लीटर। जी। अगर वही स्लैश कर दिए जाएँ तो अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है अब वो वक्त है कि हुकूमत को थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि इसको दूसरे तरीक़ों से फ़ाइट आउट करना चाहिए इन जो प्राइसेस को। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर थोड़ी कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। अब IMF से बात करें, कुछ करें, किसी और हेड से पैसे निकालें, मतलब इस तरह तो लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़रूरी है ये करना। और आगे जो है वो ईद आ रही है, लोगों के बहुत से और भी मसले मसाइल हैं। इस जंग से निकल के हमें उस साइड पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अब ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर हमने ना दिया तो जो गरीब तबका है यहाँ का वो तो बिल्कुल पिसकर रह जाएगा। लेकिन गरीब तो पीछे रह गया। अब तो बात आ रही है मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास। बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिसके 4 बच्चे हैं या यूँ चलिए 2 भी बच्चे हैं,
दोनों बच्चे अगर हायर ग्रेड्स में क्लास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, और ख़ुद वो किराए के मकान में रहते हैं, और छोटी सी गाड़ी अगर उन्होंने रखी हुई है इस्तेमाल के लिए, और उन्होंने रोज़ ऑफिस आना जाना है, फ़र्ज़ करें जो इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात से लोग आते हैं जी 50-60 किलोमीटर ड्राइव करके, और उनका पेट्रोल जो लगता है, फिर बच्चों की फीसेस हैं, बच्चों के और अखराजात हैं, तो वो बेचारे कहाँ से पूरा करें बिल्कुल ऐसे ही मतलब है। किराए वो। तो ये तो अब ऐसी बातें हैं कि मतलब करते हुए अंदर से इंसान को तकलीफ़ हो रही होती है कि यार मतलब क्या कुछ हो रहा है। ज़ाहिर है ये चीज़ सोचनी चाहिए। हम यही इसी पे बात कर रहे हैं, तो खुर्रम साहब ज़रा केपी की भी बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि वो आज मैं देख रही थी, पढ़ रही थी बल्कि केपी हुकूमत ने कोई 12 सफ़ात पे मुश्तमिल इश्तिहारात दिए हैं। केपी की कारकर्दगी क्या है कि पहले तो, और मज़े की बात ये है कि उन इश्तिहारात पे इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है, वोट तो सारा इमरान खान को पड़ा है, तो फिर देखिए ये अगर आपको याद हो तो, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो ये पॉलिसी फॉलो की है, उसकी कोई और वजह है। अच्छा मे भी ये वजह भी हो सकती है कि इमरान खान की तस्वीर छप नहीं सकती अखबारों में, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस वजह से उन्होंने ना दी हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपको याद हो तो जब पीटीआई का दौर था तो इमरान खान ने शुरू में डिस्करेज किया था इस चीज़ को। जी, मैं मुझे आगे याद है। आगे पता नहीं वो फिर इस पे कितनी, इस पॉलिसी पे कितना अमल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने एक पॉलिसी ज़रूर बनाई थी कि इस रखनी है, तो ये उस पॉलिसी की वजह भी एक हो सकती है। लेकिन 12 वजह सफ़ात पे मुश्तमिल इश्तिहारात, इतनी कारकर्दगी कर ली केपी में इन्होंने। उसमें देखें, ज़ाहिर है इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत तो सबको होती है, और वो जहाँ पंजाब इतना अग्रेसिव कैंपेन्स कर रहा है, पंजाब में काम भी काम भी हो रहा है, एग्जैक्टली बहुत अच्छा हो रहा है, दैट्स द पॉइंट। बहुत अच्छा काम हो रहा है पंजाब में, और मेरा ख्याल है कि हमारी याद में शायद शहबाज शरीफ साहब ने कभी किया होगा, उसके बाद मरीम नवाज कर रही हैं, नो और डाउट। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तमाम एरियाज़ में काम कर रही हैं जिनमें हम कभी सोचते थे कि काम होना चाहिए, लेकिन लूप होल्स फिर भी हैं, मौजूद हैं, लेकिन उससे काम से कहीं ज़्यादा वो उनकी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट भी है और पीआर कैंपेन्स भी हैं, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है फिर उसका मुकाबला करने के लिए, चाहे वो उनकी कारकर्दगी है या नहीं है, तो वो उन्होंने ये बेहतर यही समझा कि हम इश्तिहार दे दें, और मे भी कोई बजट भी होगा आगे, बजट वो फिर जब दूसरे इश्तिहारात दे रहे होते हैं तो फिर बोला भी ना करें। हाँ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली इश्तिहार तो देना ही नहीं चाहिए, बंदे की कारकर्दगी बोलती है ना कि उसकी वो होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, तो आपको याद होगा, तो भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी तो उन्होंने भी एनआईसीवी के और इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये कल्चर है हमारे यहाँ, हर पार्टी करती है, और पीटीआई भी करती है, पीटीआई की कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उनकी दूसरी जमातों से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक नया ट्रेंड लेके आए थे, नई बात, नई सोच की बात की थी उन्होंने, और वो कहते थे जी हम आवाम को जवाब दें हैं और हम रिवायती सियासतदान नहीं हैं, तो जब ये गैर रिवायती सियासतदान आए इक़्तिदार में सब उल्टा पड़ गया, तो सब उल्टा पड़ गया, उन्हें आवाम के लिए काम करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया, तो अब ज़ाहिर है उन्हें भी इश्तिहार देना पड़ रहे हैं। इश्तिहार वैसे देना तो नहीं चाहिए, चलिए देना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो यही बात है, आपकी बात है कि कारकर्दगी बोलती है। अच्छा, वो अचकज़ई साहब और इनके दरमियान भी हमने पहले सुना था कि थोड़े इख्तलाफात आए तहरीक इंसाफ की क़यादत में, फिर आज मैं पढ़ रही थी कि सेनेटर्स, तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और MNAs ये बात करते दिखाई देते हैं कि वो कमेटीज़ में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई उनको कुछ और कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए महमूद खान अचकज़ई के बारे में ना पहले भी हमने बात की है, इमरान खान ने बहुत बड़ा जुआ खेला है, ठीक है, कि उनको बना दिया, उनके ख्याल में ये अपराइट सियासतदान थे और ये अपोजिशन की सियासत करेंगे और अपोजिशन को आगे लेके जाएंगे, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि जब से वो अपोजिशन लीडर बने हैं वो तो लगता है कि हवा में, हवा में है, ये पता नहीं कहाँ है, वो हैं अभी कि नहीं है तो नज़र नहीं आते, कोई उनकी तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं है, और उल्टा बजाय कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, उल्टा पीटीआई से नाराज़ होकर बैठे होते हैं तो मुझे दिल से भी नहीं बुलाया। अभी वो खबर ये भी आ रही है ना, दुनिया न्यूज़ ने कोट भी की थी कि जो है वो वज़ीर आज़म ने कहा एक दफ़ा दोबारा से जी इस तरह की बातें चल रही हैं, दुनिया न्यूज़ ने कुछ और सहाफ़ियों ने भी ये बात की है कि कोई बैक एंड पे डील की बात हो रही है, और उनका जी सितंबर तक टाइम मांगा है इमरान खान से कि सितंबर तक टाइम हमें दे दें, अच्छा, और सितंबर तक आप कुछ ना करें, अगस्त में 3 साल पूरे करवाने हैं खान साहब को, तो सितंबर तक कुछ ना करें, तो सितंबर में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, कुछ कैबिनेट की तब्दीली की बातें आ रही हैं, कुछ लोग मैं उस साइड पे आऊंगी आपकी तरफ, हाँ ओके, कौन कौन चेंज हो रहा है, कुछ लोग दोबारा से नए वज़ीर आज़म के नाम देने भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, कुछ ये भी बातें चल रही हैं कि सदर जरदारी से जो है वो प्रेसिडेंटशिप और ये सारा इख्तलाफात चल रहे हैं, तो ये वैसे फेजेस आते हैं, मतलब समटाइम होता है कि जब बिल्कुल भी एक डलनेस आ जाती है ना, खबर नहीं होती
बिल्कुल एक सुकून होता है, सकूत का आलम होता तो है। फिर ऐसा तो फिर कोई ऐसी चीज़ें आने आने शुरू हो जाती है। तो अब आई डोंट नो इसमें क्या है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो देखें पाकिस्तान में ना तब्दीली जो होती है ना उसके जो है वजूहात एक ही होती है, वन पेज। जी, वन पेज अभी ठीक वन काम पेज कर रहा है। ज़रा थोड़ा मरोड़ा हो ना तो हाँ। वो उस पे फिर तब्दीली की चीज़ें शुरू, लेकिन वन पेज स्ट्रेट हो और बिल्कुल सीधा साधा लिखाई साफ नज़र आ रही हो और कोई मसला ना हो तो फिर इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं होती मुमकिन हैं। नहीं होती। तो हमें तो वन पेज बड़ा ठीक नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी वो तो क्लियर राइटिंग क्लियर। नज़र आ रही है, बड़ा हुँ। उस पे अगर मतलब बिल्कुल क्लीन है, क्लियर नीट है, एंड क्लीन, नीट अच्छी एंड राइटिंग, क्लीन है हाँ। बिल्कुल। तो हमें तो उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज़ें लग रही हैं। इसमें जो इमरान खान वाली बात है ना उसमें थोड़ा वजन लगता है। अच्छा। उसमें ये है कि ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती होगी, हुकूमत भी चाहती होगी कोई थोड़ा सा एक वो उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, थोड़ा सा उस साइड पे वो कुछ हो, ताकि अगर अगर कोई डील हो जाती है तो इनके लिए भी अच्छा है कि एक बजाय एक तनाज़ा मौजूद है तो उसको ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। और जी। मेरा ख्याल है बीइंग पाकिस्तानी हम सब भी यही चाहते हैं कि इख्तलाफात ख़त्म हों, तनाज़े ख़त्म एग्ज़ैक्टली, हों और बिल्कुल। उसमें एक स्मूथनेस आए मुल्क के ऑपरेशंस में, तो वो किसी हद तक शायद मुमकिन हो जाए। बाकी कैबिनेट की तब्दीली भी मुमकिन है, पहले भी हुई है और होनी भी चाहिए वक्तन फ़वक्तन अगर कोई मिनिस्टर परफॉर्म ना कर रहा हो। पीपल्स पार्टी में से कुछ लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त दोबारा से शुरू हो गई है। कब पास होगी? नैब ने भी कुछ पंडोरा बॉक्स खोल दिए हैं, फाइलें साफ़ हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल है अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होती है तो उनकी बेवकूफ़ी होगी। अच्छा। इस स्टेज पे उन्हें हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए। पहले 2 साल गुजर गए, अच्छा। तो अब आखिरी 3 सालों में शामिल होकर वो ठीक है, एक टर्म 3 साल पड़ी है, लेकिन जब 2 साल के बाद तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। जी, जी, तो बिल्कुल। इलेक्शन ईयर में अगर वो अभी हो रहे हैं तो मतलब ये उनकी बेवकूफ़ी होगी, उन्हें नहीं शामिल होना चाहिए। लेकिन अगेन पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी को कुछ भी हो सकता है। तो वो फैसल करीम कुंडी और असद कैसर की मुलाकात भी हुई है, लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि कोई नई सफ़बंदी होने जा रही है। नहीं, सफ़बंदी भी हो सकती है। दूसरा ये 28वीं तरमीम वाले मामले पे बात हो जी, सकती है। जी, मे जी। बी वो बैक एंड में चीज़ें चल रही बार्गेन हों, कर रहे तो हैं हो वो। सकता है पीपल्स पार्टी उन्हें अपने साथ मिलाना चाह रही जी, है। जी, जी, ठीक है, जी। तो वो पॉलिटिक्स तो हो रही है ना, तो इसमें अब देखेंगे 28वीं चीज़ें। तरमीम पास तो हो जाएगी खुर्रम साहब। कोई रोक सकता है? कोई रोक तो कोई भी नहीं सकता, तो फिर डेफिनेटली पहले भी सारी तरमीम पास हो गई। हाँ, तो और फिर अगर अच्छा है 28वीं तरमीम अच्छी है तो उसको पास हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय होनी बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए। चाहिए। और मतलब वो तो ज़ाहिर है डिबेट्स चलती रहती हैं और जी, डेमोक्रेसी यही होती है कि आप बिल्कुल। एक चीज़ टेबल पे लेके आते हैं, जो मेजॉरिटी है उसको अगर उसको वोट करती है तो ठीक है, उसमें होना चाहिए। और उसमें यकीनन अच्छी बातें होंगी बहुत सारी डेफिनेटली, और डेफिनेटली। वो होनी चाहिए बिल्कुल। और अगर किसी को इतराज़ है तो उसका अगेंस्ट वोट दे दे। 18वीं तरमीम भी तो इसी तरह आई थी, इसी तरह आई थी, इसी बिल्कुल तरह आई ऐसा थी, ही तो है। वो उसके बाद वाली भी इसी तरह आई हैं। दोनों के तो आखिर पे 8 है तो 18वीं भी अब पास होगी थी तो ये भी पास हो ही बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, तरमीम जो भी आएंगी वो शायद पास ही कोई एग्जैक्टली, तरमीम बिल्कुल बिल्कुल रुकेगी। ऐसा ही है। डिपेंड करता है कि आ कहाँ से रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, वो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की, कामयाब कार्रवाई की है बलूचिस्तान में। मैं सरफराज भुट्टी साहब को सुन रही थी और उन्होंने बताया जिस तरह से एक लड़की को लेके गए और उसको खुदकुश बर्बार बना रहे थे और कहा यह जा रहा था कि इस्लामाबाद में उसने खुदकुश हमला किया। इस्लामाबाद बहुत बड़ी तबाही से बच गया, यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है और ये पहली कामयाबी नहीं है। बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस में जो है इस तरह काफ़ी की अर्से कई से कामयाबियाँ हम्म। रकम करी हैं। और आपने देखा होगा कि इस वक्त जो ग्राफ है टेररिज्म का बहुत ज़्यादा गिर गया है। जी। केपी में भी गिरा है और बलूचिस्तान में तो भी। बहुत ज़्यादा गिरा है। और बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उनके पीछे जाती हैं सिक्योरिटी फोर्सेज। और ये अच्छी बात है कि अब जो जिंदा लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, जी। बजाय ये कि मुकाबले में मारें या फिर कोई अटैक में मारेंगे, अब वो उनके पीछे जाके उनके सोर्सेज को पकड़ रही हैं। जी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये मेरे ख्याल में चौथी या 5वीं खातून है जो उन्होंने इस तरह पकड़ी है। और वहाँ पर ज़्यादातर दहशतगर्दी के वाक़ात में ख़वातीन ही इस्तेमाल होती आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। वैसे तो कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट जो है अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये कि वो चूँकि बलूचिस्तान जैसे माशरे में ख़वातीन के ख़ास मकाम है और उनको मतलब इस तरह पर्दे में और इस तरह की चीज़ें आसानी होती है उनकी मूवमेंट में और इस तरह, तो वो उनको इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट। और अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस की अच्छी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने इनको पकड़ना शुरू कर दिया है और इनको बेनकाब करना शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल है कि वाकई इस्लामाबाद बहुत बड़ी तबाही से बचा है और इस पर जितनी भी तारीफ़ की जाए सिक्योरिटी फोर्सेस की कम है। और उम्मीद है कि वो ऐसे मज़ीद कामयाबियाँ भी समेटेंगे और इनको ख़त्म करके दम लेंगे। तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और खुर्रम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।